सॉल्यूशंस के और देखते हैं कि हम इकोनॉमिक डिस्पैच को किससे एज ए सिंपल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो हम डील कर सकते हैं. Same, this is total cost, sum of the individual cost of the generators. C1 is the cost of generator 1, C2 is the cost of generator 2, and where x1 और x2 हमारे ये दो वेरिएबल्स हैं, P1, P2, P3 जिस तरह से उसमें नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे x लिए हुए और ये मेगावाट आउटपुट है. और इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में. तो अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर कि W ओमेगा हम यूज़ करते थे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए, और G फंक्शन जो है वो G जो है वो हम यूज़ करते थे इसके लिए इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए. तो वो वही वेरिएबल तकरीबन यूज़ हो रहे हैं, F फंक्शन, ओमेगा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, और G's जो हैं वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए. तो अब आप इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आपको पता है कि क्या होता है जनरेटर में. इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जो है वो उसमें हमने ये यूज़ किया था, टोटल डिमांड माइनस टोटल जनरेशन इज इक्वल टू G0 इज इक्वल टू ओमेगा. अब ये आपके पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स आ गए. तो आपके पास जनरेटर्स हैं, तो हमने उनको, अगर आप वहाँ पे भी याद हो, तो हमने उनको फिर ब्रेक किया था, जिसको हम कहते थे कम्प्लीमेंट्री जो है स्लैकनेस कंडीशन, वो हमने डेवलप की थी. तो ये मैक्सिमम है. जनरेटर विल ऑपरेट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो ये जनरेटर एक के लिए दो कंडीशंस होती हैं मैक्स की, और फिर इसी तरह ये जो सेकंड कंडीशन ये है, ये मिनिमम के लिए है x1 के लिए. तो इसी तरह आपके पास जनरेटर 2 की साइड पे ये एक जनरेटर जो है वो इधर मैक्सिमम पे ऑपरेट करेगा या मिनिमम, या उन दो उसके दरमियान में. तो ये उसी तरह का एक किस्म का स्लैकनेस है कि जिसमें हम स्लैक वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए उसको कन्वर्ट करेंगे अल्टीमेटली हम एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में. तो ये जनरेटर मिनिमम मैक्सिमम की ये दो आपके पास कंस्ट्रेंट आ जाते हैं. तो ये हमारे पास लैग्रांजियन आ जाता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट हम फंक्शन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, और फिर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की बात आ जाती है. तो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में देख लें कि आपके पास क्या फंक्शन था, ये आपके पास फंक्शन था, और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में ये चार फंक्शन आपके पास थे, हर एक अपने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के साथ. अब हमारे पास 5 लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हैं, लैम्डा एंड 4 म्यूज, μ1, μ2, μ3, μ4. ओके. तो अब इसके बाद हमने इनको सबका हमने जो है वो इनका कंडीशंस अप्लाई करनी. तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है मेन केकेटी की कंटोकर कंडीशंस में, कि आपने इसको लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू आपका जो फंक्शन के वेरिएबल्स है, जिस तरह पावर हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में, उनके साथ आपने इनका डेरिवेटिव लेना है. तो ये डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है. और अब ऑब्वियसली x विद रिस्पेक्ट टू x1 ले रहे हैं, तो x2 वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. ये x2 वाली टर्म है. और फिर उसके बाद आपके पास ये एक फंक्शन है जिसमें लैम्डा इनटू दिस वन, तो आपके पास यहाँ पे माइनस लैम्डा रह जाएगा. और देन म्यू जो है x1, ये μ1 के साथ आता है, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी. और फिर देखें कि x1 और कहाँ पे आता है, x1 ये आता है μ2 के साथ, तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी. बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे. तो अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट, और इसी तरह सिमिलरली फॉर x2 ये हमारे पास आ जाएगा. अभी इसी लैग्रेंजियन फंक्शन को, जिसको हम नॉर्मली L लिखते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन को, तो इसको डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जो आपके मल्टीप्लायर्स थे उनमें लैम्डा. तो लैम्डा के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी. ओरिजिनली अगर आप गौर से देखें, तो पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. ये आपकी सेकेंड कंडीशन है. क्या कंडीशन है? हमेशा ये आपके पास सेकेंड कंडीशन आपको ये देती है कि ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमेशा आपके पास ये टर्म इसी तरह आएगी कि जब आप लैग्रेंजियन में इसको डेराइव करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास वो जो आपका ओरिजिनल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का फंक्शन था वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट कंडीशन है वो आपके पास, अब इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की आपके पास चार कंडीशंस है, लैम्डा 1, 2, 3, 4. उनके साथ जब आप डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास जो है वो चार्ट आ जाएंगी, डिफरेंट चार टर्म्स आ जाए, आपके पास चार कंडीशंस आ जाएंगी. अच्छा,
अब इसके बाद आपको पता है कि ये इसमें लास्ट हम जो कंडीशन 4 है वो जिसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन, उसको हमने डिफाइन करना होता है। ये इन्हीं के बेस पे होता है। ये देखें, ये इसी की बेस पे है। और ये पहले को देखें, फर्स्ट वन को, तो μ1 जो है मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब एंड दिस इज एंड μ1 इज लेस देन आर μ1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो μ1 की अगर वैल्यूज अगर आप लेट्स सपोज 0 है तो ये आपका ये फंक्शन ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एग्जैक्टली μ1 अगर 0 तो 0 0 ये ट्रू हो जाएगा। अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ1 इज ग्रेटर देन 0 देन दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर होगा तो दैट मीन्स x1 माइनस x1 पॉजिटिव ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो ये देखें, अब ये भी पॉजिटिव नंबर है तो देन दिस विल बी 0। ये अगर आपको याद हो तो हमने कंप्लीट उसमें तो ये आपके पास 4 कंडीशंस जो हैं वो अब आ जाएंगी ये उससे कम्प्लीमेंट्री स्लेकनेस कंडीशन से। तो ये अब आप देख सकते हैं। चलते हैं, अब आपके पास केस बाय केस एनालिसिस आ जाता है। तो फर्स्ट केस में ये है कि अगर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अकर करता है x1 और x2 पे, और x1 और x2 अपनी आइदर किसी भी लिमिट पे नहीं है, ना मिन पे ना मैक्स पे, देन जो आपके पास ऑल म्यूज वैल्यूज हैं वो 0 होंगी। ऑल म्यूज वैल्यूज क्या होंगी? वो 0 होंगी। और आपके पास जो कॉस्ट डेरिवेटिव ऑफ था जिसको अगर आपको याद हो, आप डेल एफ बाय डेल p1 और दूसरे को कहते थे डेल एफ बाय डेल p2, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट फंक्शन है वो आपका वो 1 का और 2 का बराबर होगा और दैट इज इक्वल टू लैम्डा। इसी पे हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। दैट इज कि ये जो आपके जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच वेरिएबल है वो बोथ आर इक्वल। अब आ जाए केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे सपोज करें कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो x1 जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन में आ जाता है कि x1 जो है वो अपनी अपर लिमिट पे, x1 कहाँ पे? अपनी अपर लिमिट पे। अब जब x1 जो है वो अपनी अपर लिमिट पे है तो और जबकि x2 जो है वो किसी भी x2 जो है नॉट एट इस अपर नॉट एट इस लोअर लिमिट, किसी भी लिमिट पे नहीं है। तो अगर x1 जो है वो अपनी अपर लिमिट पे है तो अभी हमने जो लास्ट 4 कंडीशंस डिराइव की थी, दैट मीन्स कि आपके पास जो x1 माइनस x1 प्लस है वो 0 के बराबर आना चाहिए। क्या मतलब है कि अगर ये अपर लिमिट पर है तो आपके पास x1 माइनस x1 प्लस जो है वो अपर लिमिट पे वो जो है जिसको हमने डिफाइन किया था, तो ये कंडीशन आपके पास आती है अपर मैक्सिमम की। तो इसका मतलब क्या होगा कि u1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और बाकी जो है u2, u3, u4 0 के बराबर होंगे। और इसी तरह कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपके पास देयरफॉर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल जिसको आप जो एसोसिएटेड होगा मैक्स पे रखेंगे, उसका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो लेस देन जो है वो लैम्डा होगी। जो इंक्रीमेंटल आपका ये जो लैम्डा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इससे ये आपके पास लेस होगी, ठीक है। और इसमें आप μ1 ऐड करेंगे तो तब जो आपका ये लेस देन और इक्वल ये कंडीशन जो है वो आपके पास, ये हमने पहले भी इस प्रॉब्लम में देखा था। और ऑब्वियसली चूंकि सेकंड जनरेटर जो है वो किसी भी उस पर ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो लैम्डा के बराबर होगा। सो द इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर ए वेरिएबल। अगर कोई जनरेटर अपनी अपर लिमिट पे ऑपरेट कर रहा है तो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट लैम्डा से स्मॉलर होगा। अगर कोई जनरेटर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे काम कर रहा है तो उसका इंक्रीमेंटल